हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मूव ऑन में। आज मैं आप लोग के सामने झारखंड इंटरमीडिएट क्लास 12th का हिस्ट्री क्वेश्चन लेके आया हूँ और इसमें आप लोग बने रहिएगा। इसमें जो क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम के साथ साथ आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम जो कंपटीशन एग्ज़ाम कहते हैं उसमें भी बहुत काम आने वाले, चाहे वो एसएससी का बात हो, चाहे वो रेलवे का बात हो, या फिर किसी भी, चाहे वो झारखंड पुलिस का हो या बिहार पुलिस का, किसी भी फैक्ट्स में आप लोग आने वाले कल में बहुत ही काम होगा। तो आप लोग बने रहिए और जो भी फैक्ट्स दूंगा उससे आप लोग कॉपी के पीछे ज़रूर लिख लें। तो आप लोग का स्टार्ट करता हूँ और इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है, और कमेंट भी करें। जैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, भारत के किस भाग में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था? भारत के किस भाग में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था? तो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में, यानी कि पश्चिम उत्तर भाग में, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। चलिए, इससे संबंधित मैं आप लोगों को फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ जो कि आप लोग ज़रूर सुनेगा। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। और हड़प्पा सभ्यता का नामांकन कार्बन 14 के आधार पर किया गया था, जिसका समयकाल आपका 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 तक किया गया। और हड़प्पा सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, जो कि सबसे पहले जॉन मार्शल ने, किसने दोस्तों? जॉन मार्शल ने प्रयोग किया था। जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता शब्द दिया था। और इसके साथ साथ ये भी बता दें, यहाँ के लोग, यानी कि यहाँ के लोग मातृ देवी की उपासना करते थे, मातृ देवी की उपासना करते थे। और यहाँ की लिपि भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक बोले थे, कोई भी लिपि नहीं थी, यानी कि जिसे पिक्टोग्राफ इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। और यहाँ के लोग खेल सबसे पहले पासा खेलते हैं। क्या खेलते थे दोस्तों? पासा। चलिए, अब यहाँ के बारे में चौहद्दी में बता देना चाहता हूँ इसके बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो ये बता सकते हैं, जो कि NEWS, जो कि न्यूज के फुल फॉर्म में होती है, वो से बताने जा रहा हूँ। यानी हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर में आपका मांडा था, जो कि जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। और ईस्ट में आलमगीर था, आलमगीर जो कि यूपी में पड़ता है, आलमगीर जो यूपी में पड़ता है। और ऐसे दक्षिण से याद रखिए, दा से दक्षिण, दा से दैमाबाद था। और पश्चिम में था सुतकुंडवा था। चलिए, अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। आप लोग तो इस क्वेश्चन में ही देखे होंगे, मैंने अभी बता दिया था। सभ्यता के लोग मातृ देवी की उपासना करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी की उपासना करते थे। और यहाँ के पुरुष लोग शिव भगवान का उपासना करते थे, और पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर, ठीक है दोस्तों। और एक हम लोग ये भी जानते हैं कि स्तूपनिक होता है। स्तूपनिक जो ये लिया गया है आपका, ये मोहनजोदाड़ो से, यानी कि मोहनजोदाड़ो से लिया गया। चलिए, अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें हल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये इसका सही आंसर होगा दोस्तों, कालीबंगा। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा से हल का साक्ष्य प्राप्त होता है। अब कालीबंगा से जो भी बताने जा रहा हूँ इसे जरूर नोट कर लीजिएगा कॉपी में। कालीबंगा आपका राजस्थान राज्य का एक जिला होता है, राजस्थान राज्य का एक जिला होता है। यानी कालीबंगा का खोज 1952 में, यानी आज़ादी के 5 साल बाद अमलानंद ने किया था। किसने किया था? अमलानंद। यह एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, अमलानंद ने किया था। और कालीबंगा में 3 प्रकार के टीले प्राप्त हुए थे। कालीबंगा में 3 प्रकार के टीले प्राप्त हुआ, तीनों नाम याद रखिए। KL-B1, फिर था दोस्तों KL-B2 और नेक्स्ट था KL-B3। यह जरूर याद रखिए, KL-B3। अब इसमें अगला ऑप्शन दे रहा है लोथल बारे में। लोथल की खोज हुआ था 1954 में, जो कि MR राव के द्वारा किया था, MR राव के द्वारा। और यह आपका भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और मोहनजोदाड़ो की स्थापना 1922 में RD बनर्जी, यानी कि राखलदास बनर्जी द्वारा किया गया था। और यह सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है, यानी कि मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। और हड़प्पा की बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। और यह आपका रावी नदी के किनारे अवस्थित है। चलिए, कैसा लग रहा है आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा, बने रहिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव ऑन करते हैं। पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था? तो पाटलिपुत्र का स्थापना उदयन ने किया था। अब इससे रिलेटेड मैं पूरा फैक्ट्स देने जा रहा हूँ, सुनते रहिएगा जरूर से जरूर, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हर्यक वंश का संस्थापक थे बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार के पुत्र थे अजातशत्रु।
और इसके पुत्र थे उदयन। इसको ट्रिक से याद करने के लिए थोड़ा सा अगर आप लोग को दिक्कत होता हो याद करने, तो एक ट्रिक याद रखिए, हम लोग अपने छोटे भाई को क्या कहते हैं, बाऊ, तो बाऊ याद रखिएगा। लेकिन बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु, अजातशत्रु के पुत्र कौन थे, उदयन है। अब इसे पितृ हत्या भी कहते हैं, क्योंकि उदयन ने अपने पुत्र अजातशत्रु और अजातशत्रु ने अपने पुत्र बिंबिसार की हत्या की थी। तो पाटलिपुत्र का स्थापना उदयन के द्वारा किया गया था और पाटलिपुत्र का राजधानी भी बनाया गया था उदयन के द्वारा। लेकिन शेर शाह ने 1541 में राजधानी परिवर्तन किया। तो उन्होंने पाटलिपुत्र से राजधानी परिवर्तन करके पटना अवस्थित कर दिया। तो यह भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन जरूर बने रहेगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग के लिए, क्या बोला, ये किस गुप्त शासक को सिक्के में वीणा बजाते दिखलाया गया। तो यह आगे, इससे पहले मैं बता देता हूँ, गुप्त शासक का स्थापना यानी कि गुप्त वंश का स्थापना श्री गुप्त के द्वारा किया गया था, श्री गुप्त के द्वारा किया गया था। और इसका जो डायरेक्टली आंसर होगा आपका समुद्रगुप्त होगा। क्या होगा दोस्तों, समुद्रगुप्त होगा, यानी कि समुद्रगुप्त को सिक्के में वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। अब इससे जो रिलेटेड फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ सुनिएगा जरूर। गुप्त वंश का समुद्रगुप्त, जो कि गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली शासक समुद्रगुप्त था। और गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था और इसे महाराजा की उपाधि मिली थी। और अब इसमें यह भी क्वेश्चन आता है, चंद्रगुप्त वन का उत्तराधिकारी कौन था। तो समुद्रगुप्त जो था ना, चंद्रगुप्त वन यानी प्रथम का उत्तराधिकारी था। उत्तराधिकारी यानी इसके बाद वाले जो हो गए वो थे उत्तराधिकारी, समुद्रगुप्त थे। अब समुद्रगुप्त के सेनापति का नाम यानी इसके सेनापति का नाम वीरसेन थे। क्या थे दोस्तों, वीरसेन। और इस वीरसेन सेनापति जरूर याद रखिएगा, सेनापति एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। और इसके कवि का नाम हरिसेन थे, हरिसेन कवि के नाम थे। हरिसेन हो गए कवि और वीरसेन आपके सेनापति थे। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन B.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को कहा था। इससे रिलेटेड एक और बता देना चाहता हूँ, इसके साथ साथ एक ईरान का नेपोलियन भी कहते हैं। तो ईरान के नेपोलियन नादिर शाह को कहते हैं, जो कि 1739 में कोहिनूर का हीरा को अभी तक लेके फरार हो गए थे। अभी कहाँ पे, ब्रिटेन में है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। कैसा लग रहा है आप लोग लाइक कीजिएगा, है ना। चलिए, कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत हिस्ट्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम मानते हैं ये। कौटिल्य का वास्तविक नाम बोला जाता है विष्णुगुप्त था, विष्णुगुप्त। इसे और भी एक नाम से पुकारा से कहते हैं चाणक्य। इसे और किस नाम से पुकारा जाता है, चाणक्य के नाम से, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक और फैक्ट्स देना चाहता हूँ। गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे, श्रीगुप्त थे। लेकिन अंतिम शासक अगर बोलेंगे ना तो विष्णुगुप्त थे। और सबसे शक्तिशाली बोलेंगे तो समुद्रगुप्त हो गया, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, गुप्त वंश को स्वर्ण युग का काल भी कहते हैं। यानी कि अगर क्वेश्चन अगर आ गया स्वर्ण युग का काल किस युग को कहते हैं, तो गुप्त काल को कहते हैं, स्वर्ण युग का काल इसे कहते हैं, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। यानी कि आपका ये जो कौटिल्य विष्णुगुप्त थे, इसका उपनाम थे चाणक्य। और यही चाणक्य है जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चलिए अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, एक और बता देना चाहते हैं, ये जितने भी श्रीगुप्त वाले थे यह सब विष्णु भक्त थे। किसके भक्त थे, सब विष्णु भक्त थे। चलिए अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैसा लग रहा है दोस्तों, बताइएगा अपना। चलिए, बौद्ध धर्म ग्रंथ है। तो बौद्ध धर्म एक त्रिपिटक ग्रंथ है। और इंडिका एक पुस्तक है जिसे मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया है। इंडिका पुस्तक जो है मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और मुद्रा राक्षस को आप ये विशाखा दत्त द्वारा लिखा गया है, जो कि ग्रीक भाषा में लिखा गया है, ग्रीक भाषा में। और एक और पुस्तक के बारे में मैं डिस्कस कर देना चाहता हूँ, इसमें तो नहीं दिया है, अर्थशास्त्र पुस्तक, जो कि हिस्ट्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है, अर्थशास्त्र जो है ना आपके वो चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। चाणक्य के बारे में मैंने अभी डिस्क्राइब किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है, कलिंग की लड़ाई हुई थी। कलिंग की लड़ाई सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, अशोक के द्वारा लड़ा गया था। किसके द्वारा लड़ा गया था, अशोक के द्वारा लड़ा गया था। अब ये जो है 261 ईसा पूर्व लड़ा गया था। तो कलिंग आपका है कहाँ, कलिंग सबसे पहले उड़ीसा में है। या उड़ीसा में भी कहाँ पे, ये तोसला नदी के किनारे स्थित है। तोसला नदी के किनारे आपका ये कलिंग अवस्थित है।
जो कि लड़ा गया था। अब अशोक के कुल 14 शिलालेख थे। 14 अशोक द्वारा कुल 14 शिलालेख थे, जिसमें 13वें शिलालेख में कलिंग के युद्ध की चर्चा की गई है। इसी युद्ध के जीतने के बाद उन्होंने उपगुप्त से प्रभावित होकर, उपगुप्त ये बहुत ही अच्छा नाम है और याद रखिएगा, उपगुप्त से प्रभावित होकर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। यानी कि ये भी क्वेश्चन आ सकता है फाइनली रूप में कि अशोक ने किस धर्म को अपनाया था, तो बौद्ध धर्म को। किससे किससे प्रभावित होकर? उपगुप्त से। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन धर्म को अपनाया था। ठीक है, अब इसमें एक और बता देना चाहता हूँ, ये अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार करने के लिए अपने बेटा का नाम जो कि था महिंद्रा और बेटी का नाम था संघमित्रा, ये दोनों को श्रीलंका भेज दिया था। बेटी संघमित्रा और बेटा का नाम क्या था? महिंद्रा, इसको भेज दिया था कहाँ? श्रीलंका। और झारखंड, हम लोग झारखंड का इसलिए झारखंड के बारे में बात करते हैं। इन्होंने झारखंड बौद्ध धर्म प्रचार करने के लिए अपने बेटे रक्षित को झारखंड भेज दिया था। चलिए अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महावीर का बचपन का क्या नाम था? तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था? वर्धमान था। ऋषभदेव जो कि जैन धर्म के संस्थापक या प्रथम गुरु कहा जाए, इसको कहेंगे। और जैन धर्म में कुल 24 शासक आए, जिसमें कि प्रथम ऋषभदेव थे और अंतिम थे महावीर स्वामी। आप जानते हैं ये अंतिम थे और 24वें थे। और 23वें, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है 23वें। तो 23वें आपके जैन धर्म के थे, वो आपके थे पार्श्वनाथ, जिसको ज्ञान की प्राप्ति पारसनाथ में सम्मेद शिखर पे हुआ था। सम्मेद शिखर, जिसे गिरिडीह का मक्का भी कहते हैं। अब पारसनाथ से संबंधित फैक्ट्स बता देना चाहता हूँ। पारसनाथ आपका एक झारखंड का स्थान है जो कि गिरिडीह जिले में अवस्थित है और इसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। ठीक है, और यहीं पर आपका पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो कि आपका जैन धर्म से संबंधित है। चलिए सिद्धार्थ तो आप बता सकते हैं बौद्ध धर्म के बचपन के नाम था, यानी कि ये गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और कालिदास बारे में बता ही दिया मैंने, ऋषभदेव बारे में बताया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन, स्तूप का संबंध है। तो स्तूप का संबंध हिस्ट्री में बौद्ध धर्म से संबंधित था। स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है। और बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। ठीक है, और सिख धर्म के संस्थापक ये क्या बोलते हैं? गुरु नानक देव थे। और हिंदू तो आप जान लीजिए जैन धर्म के ऋषभदेव हो गए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। अकबर ने कब समाप्त किया? तो अकबर ने जजिया कर को 1564 में समाप्त कर दिया था। 1564 में समाप्त कर दिया। अब देखिए अकबर से रिलेटेड मैं फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? अमरकोट में हुआ था। अमरकोट एक पंजाब का जगह था, वहाँ पे हुआ था, जो कि एक राजपूत के घराने में हुआ था। तो इसका जब अकबर हुमायूं का बेटा था, तो यह हुमायूं जब लड़ाई कर रहे थे तभी अकबर का जन्म हुआ था। तो इसके पिता हुमायूं ने इसे राजपूत के घर भेज दिए थे, यानी इसका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था। तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम सभी को एक साथ करने का प्रयास किया था। और इसे अकबर को हिंदी काल का स्वर्ण युग भी कहते हैं। और अकबर को इसके अच्छे कर्म के लिए इसका वास्तविक संस्थापक, यानी मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक अगर बोला जाए तो अकबर को ही कहते हैं। और संस्थापक अगर बोलेंगे तो हो गया बाबर, लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर बोलेंगे तो अकबर। और अकबर ने सबसे कम उम्र में मुगल वंश की गद्दी पर बैठा था। तो इसके सबसे पहले यह एक निरंकुश थे, यानी कि यह अनपढ़ थे, फिर भी इसके शासक के रूप में बहुत काम किए। तो अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के प्रसिद्ध भक्ति संत कौन थे? तो इसका आंसर होगा चैतन्य महाप्रभु, यानी कि बंगाल के प्रसिद्ध भक्ति संत थे चैतन्य महाप्रभु। गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे। बाबा फरीद से मैं बता देना चाहता हूँ, फरीद शेर खां के बचपन का नाम था। कबीर निर्गुण वादी थे और यह बाबर के समकालीन थे। बाकी तुलसीदास जो थे आपका ये अकबर के समकालीन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में उत्तर भारत कौन लाए थे? तो इसका आंसर होगा रामानुजाचार्य। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब
मुगल प्रशासन में जिला को किस नाम से जाना जाता था? तो ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। मुगल प्रशासन में जिला को किस नाम से जाना जाता था? तो सरकार होगा, ये तो आंख मूंद से बना सकते हैं। चलिए, मुगल मुगल प्रशासन का अगर आपसे बोले वहाँ की भाषा क्या था, तो फारसी था। क्या था? फारसी था। बस उसी प्रकार था जिस प्रकार से लोग जन होते थे, फिर महाजन होते थे और महाजनपद, तो उसी प्रकार आज भी पढ़े। तो अभी कुल महाजनपद की संख्या कुल कितना? 16 है। सब कितना है? 16 है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया? तो यह बाबरनामा बाबर के द्वारा लिखा गया, जो कि तुर्की भाषा में लिखा गया। और ये भी याद रखिएगा, ये मुगल वंश का वहाँ का जो आपका ऑफिशियल जो लैंग्वेज था यानी भाषा था वो फारसी था, लेकिन बाबरनामा ने अपने पुस्तक को तुर्की भाषा में लिखा था। उर्दू भाषा की लिपि क्या? फारसी है। क्या है? फारसी है। चलिए, बाबर से रिलेटेड भी एक फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। बाबर ने अपने शासनकाल में कुल 1526 से लेकर 1530 तक किया, जिसमें इन्होंने 4 महत्वपूर्ण लड़ाई की, जिसे एक ट्रिक में मैं बता देना चाहता हूँ। पान खा चंदा दे घर चल, यानी कि पान खा पानीपत 1526 में हुआ था। पान खा खास हो गया, खास खानवा का यूज 1527 में। पान का चंदा दे यानी 1528 में। पान का चंदा दे घर चल यानी कि घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में हुआ था। ये 4 क्रमानुगत लड़ाई लड़ा गया था बाबर के द्वारा। चारों लड़ाई में इन्होंने जीत पाया था और 1530 में इसकी मौत हुई थी। ठीक है। अब खानवा की लड़ाई के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये है, किस मुगल शासक के काल को स्वर्णयुग कहते हैं? तो अभी तो मैंने पहले ही बताया था, तो यह शाहजहाँ के शासन काल को स्वर्णयुग कहा जाता है। क्योंकि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपने शासनकाल में, चाहे आगरा का किला होगा, चाहे जामा मस्जिद हो गया, या लाल किला हो गया, या ताजमहल, बहुत सारे जैसे स्थापत बनाए थे, इसलिए इन्हें स्वर्ण युग कहा जाता है। और हिंदी का स्वर्ण युग कहेंगे तो बाबर को बोलेंगे, और चित्रकला की शैली बोलेंगे तो जहांगीर हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्या बोला? शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह आपका दिल्ली शहर में स्थित है। चलिए दिल्ली से रिलेटेड फैक्ट्स मैं बताने जा रहा हूँ थोड़ा सा। शेख निजामुद्दीन औलिया हैं जो कि अमीर खुसरो के गुरु थे। अमीर खुसरो को भारत का तोता भी कहते हैं। चलिए दिल्ली से कुछ फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ। भारत की राजधानी 1911 में कोलकाता करने की मांग की गई थी, और फाइनली रूप में 1912 में कर दी गई। और 13 फरवरी 1931 में भारत की राजधानी नई दिल्ली, जिसे कहते हैं न्यू दिल्ली, बनाई गई। ठीक है। और 1991 में दिल्ली में एनसीआर घोषित किया, दिल्ली को एनसीआर घोषित किया गया। चलिए आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक सूफी संत नहीं है? मोहिउद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, मीराबाई या कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी? तो इसमें सिंपल आंसर आप लोग के सामने नजर आ रहा है, मीराबाई। तो मीराबाई जो थे ना, वह सूफी संत नहीं थे, या कृष्ण संत थे। चलिए आगे क्वेश्चन की बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो शाह आलम द्वितीय ने किया था। शाह आलम द्वितीय ने किया था। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व इसमें हजरत महल ने लखनऊ में किया था। अब सब बारे बता देना चाहूँ। कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह, जो कि बिहार में जगदीशपुर से किया था। नाना साहब, जो कि मेरठ से, कानपुर से किया था, सॉरी मिस्टेक हो गया, कानपुर से किया था। तापे टोपे कानपुर से किया था। यह इंपॉर्टेंट है, चारों जगह से मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे। झांसी में तो आप लोग जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई, जो कि रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई का समाधि कहाँ है? आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ, ग्वालियर में। कहाँ पे? ये ग्वालियर कहाँ पड़ता है? ये एमपी में पड़ता है। ठीक है। जगदीशपुर तो भी मैंने बताया, वीर कुंवर सिंह। और लखनऊ भी मैंने भी बता दिया। तो इसका सही आंसर होगा चित्तौड़। कहाँ पे था? यानी चित्तौड़ इससे प्रभावित नहीं थे। चलिए, बी.डी. सावरकर ने इसके बारे में निबंध भी लिखा था। चलिए, कर्नवालिस कोड कब बना? तो कर्नवालिस कोड आराम से इसका ये 1793 याद कर लीजिएगा। तो इसमें कुछ डेट है, उससे रिलेटेड मैं फैक्ट्स बता देता हूँ। 1855 यहाँ पे संथाल विद्रोह हुआ था। 1855 में झारखंड में सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह संथाल विद्रोह हुआ था। 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था। और डेट के साथ ही बता दें 30 जून। और इसी 30 जून को झारखंड में हूल दिवस मनाते हैं। और संथाल विद्रोह 2 भाई सिंधु कानू ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ा था। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
सर्वप्रथम महालवाड़ी व्यवस्था किस प्रांत में लागू किया गया? तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका होगा मध्य प्रांत, आगरा एवं पंजाब शहर में लागू किया गया था। यानी कि महालवाड़ी व्यवस्था मध्य प्रांत, आगरा और पंजाब शहर में लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दामिनी को किसने बसाया था? तो ये बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। तो दामिनी को सबसे पहले 1824 में यह तो आपका ये संथाल से रिलेटेड है। तो दामिन एकोह को संथाल ने बसाया था, ठीक है। और दामिन एकोह को बसाया था संथाल ने। और दामिन एकोह के किसके शासनकाल में आया था? तो ये पहाड़िया विद्रोह के शासनकाल में था, जो कि कब चला था? 1772 से लेकर 1782 के समय चला था। और इसमें मेन जो थे आपका याद रखिएगा दोस्तों, रमना अहाड़ी थे। कौन थे? रमना अहाड़ी थे। और इसमें महेशपुर की रानी ने काफ़ी सहयोग किया था। महेशपुर की रानी ने काफ़ी सहयोग किया था। अब बात करते हैं पहाड़िया विद्रोह। तो पहाड़िया विद्रोह कब हुआ था? 1772 से 82 के बीच में चला था। और मुंडा जिसे उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं, यह 1895 में चला था। उलगुलान का अर्थ होता है महान विद्रोह। और संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में हुआ था। चलिए तीनों झारखंड से रिलेटेड फैक्ट्स था। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यहाँ पे देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, प्रथम महिला अध्यक्ष बोले तो आराम से एनी बेसेंट कीजिएगा, जो कि 1917 में सूरत अधिवेशन में ये बने थे, एनी बेसेंट। और अगर यहाँ पर प्रथम भारतीय बोल देते, अगर बोलते हैं भारतीय महिला अध्यक्ष अगर बोल देंगे, तो इसका आंसर होगा सरोजनी नायडू, जो कि 1925 में कानपुर अधिवेशन में बने थे। अब आज़ादी से पहले 3 महिला ने कांग्रेस का महिला अध्यक्ष बने थे। और अब तक सबसे लंबे समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष वर्तमान, जो कि सोनिया गांधी, उन्होंने प्राप्त किया। यानी सबसे लंबे शासनकाल तक कांग्रेस का अध्यक्ष यही बनी हुई है, ठीक है। और मैं थोड़ा सा कांग्रेस से रिलेटेड एक और फैक्ट्स बता देना चाहता हूँ। कांग्रेस का स्थापना आपका 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। 1885 में हुआ था। और एक ट्रिक याद रखिएगा, थोड़ा 4 जगह होता है, बकमई याद रखिएगा ट्रिक, बकमई। इसका यानी कि पहला 1885 में कहाँ हुआ था दोस्तों? बम्बई में हुआ था। कहाँ से होता है? कलकत्ता में 86 में हुआ था। माँ से मद्रास 87 में हुआ था। और 88 में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। तो सबसे पहले जब ये स्थापना हुआ था तो उसका बैठक हुआ था बम्बई में, जो कि 1885 में। तो इसमें ये 1885 में हुआ था, ठीक है। और इलाहाबाद में ये होता है। इलाहाबाद में सबसे पहले अंग्रेज यानी कि जॉर्ज यूल ने बैठक किया था। और ये जो कानपुर का अधिवेशन था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। और ये मद्रास वाला में जो था चलिए ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। कैसा लगा ज़रूर आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं बने रहूँगा और भी इसके साथ साथ फैक्ट्स भी दूंगा। और इसके अगले मैं 15 जो क्वेश्चन बचे उसको भी लाने वाला हूँ। चलिए कैसा लगा आप लोग थंबनेल कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच। क्या? चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।